हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम आगे सेट को बढ़ा रहे हैं। सेट के एक्सरसाइज 1.5 से संबंधित पूरक समुच्चयों के बारे में हमने जानकारी ली थी और आज हम इसी से संबंधित एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। पीछे हम इसके एग्जाम्पल सोल्व कर चुके थे, तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसे ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है हमारे पास, कह रहा है मान लीजिए कि u 1 से 9 तक के हमारे पास क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं और एक अन्य सेट a है जिसमें 1 से 4 तक की संख्याएं हैं। दूसरा सेट b है जिसमें 2, 4, 6, 8 सम संख्याएं हैं और एक अन्य सेट हमारे पास c है जिसमें 3, 4, 5 और 6 है। तो कहता है निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। सबसे पहले उसने पूछा है a डैश यानी a का पूरक समुच्चय a डैश हमसे पूछा गया है। a डैश क्या होता है? यूनिवर्सल सेट u में से a को हटा दिया जाए। अब देखिए a में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। a में है 1 से 4 तक के अवयव, तो हम क्या करेंगे, इस u में से 1 से 4 तक के अवयवों को हटा देंगे और जो बाकी बच गया वो किसका कहलाएगा, a डैश का मान। तो 5, इसके अलावा 6, 7, 8 और 9, ये हमारे पास a डैश यानी a का पूरक समुच्चय a आ गया है। ऐसे ही नेक्स्ट पूछा गया है b डैश, तो b डैश में भी क्या करेंगे, b में u में से हम b सेट को हटा देंगे। अब b में देखिए क्या क्या है, b में 2, 4, 6, 8 है, तो अब 2, 4, 6, 8 को हटा दीजिए u में से, तो 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, तो बचेंगे क्या क्या, विषम संख्याएं आपके पास यहाँ बच जाएंगी। यानी 1 बचेगा, 3, 5, 7 और 9, ये आपके पास b आ जाएगा। ठीक है, तो ये a डैश और b डैश यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गए हैं। थर्ड को देखें हम। थर्ड में कहता है a यूनियन c, इसका सप्लीमेंट्री सेट यानी पूरक समुच्चय चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो हम निकालना चाहेंगे a यूनियन c कितना है, a या c के अवयव। a यूनियन c का अर्थ होता है a या c के एलिमेंट्स। तो a और c के अवयवों को आप लिखिए क्या क्या है, 1, 2, 3 और 4, ये तो a के एलिमेंट्स हैं। और c में क्या क्या है, 3, 4, 5, 6, तो देखो 3, 4 तो लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, तो 5 और 6 क्या बन गया, a यूनियन c बन गया। अब हमें निकालना है इसका कंप्लीमेंट्री सेट, तो a यूनियन c डैश क्या मिलेगा, u में से हम हटा देंगे a यूनियन c को, तो बताइए क्या क्या बचेगा। u में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक की संख्या हटा दो, तो केवल बचेगा 7, 8 और 9, 3 एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे। ये a यूनियन c का सप्लीमेंट्री सेट या पूरक समुच्चय होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हमें क्या कह रहा है, a यूनियन b का सप्लीमेंट्री सेट चाहिए, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा a यूनियन b को। a यूनियन b में क्या क्या है, a में है 1, 2, 3 और 4, b में है 2, 4 तो वो आ चुके हैं यहाँ पे, तो बाकी 6 और 8, ये हमारे पास a यूनियन b है। हमें चाहिए a यूनियन b का सप्लीमेंट्री सेट यानी पूरक समुच्चय। u में से a यूनियन b को हम हटा देंगे। अब a यूनियन b को हटाएंगे तो क्या क्या है a यूनियन b में, 1, 2, 3, 4, 6, 8, तो 1, 2, 3, 4 तो पूरा हट जाएगा, इसके अलावा 6 हट जाएगा और 8 हट जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, केवल 5, 7 और 9, तो 5, 7 और 9 आपके पास यहाँ पर 3 अवयव आ जाएंगे a यूनियन b के सप्लीमेंट्री सेट में। पांचवें पे ध्यान दें तो देखो पांचवा है ना, वो है a डैश उसका भी डैश यानी a सप्लीमेंट्री का भी सप्लीमेंट्री सेट, इसे कहते हैं द्विपूरक समुच्चय। और द्विपूरक नियम हमने पढ़ा है कि a सेट a के सप्लीमेंट्री का भी सप्लीमेंट्री सेट निकाला जाए तो क्या होता है, मूल सेट a होता है। ये नियम था द्विपूरक नियम, तो इसकी वैल्यूज आपके पास कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी, तो ये इसी रूप में रहेगा। छठे को देख लेते हैं हम, b माइनस सी, और इसका हमें पूरक समुच्चय चाहिए। तो पहले चाहिए हमें b माइनस सी, तो b में से हम c के अवयव हटा देंगे। b माइनस सी का अर्थ है b के वे अवयव जो किस में नहीं आते, c में नहीं आते। अब c में कौन कौन से हैं, 3, 4, 5, 6, 3 है क्या b में, नहीं है, 4, 4 है हटा देंगे, 5 नहीं है, 6 है, 6 को हटा देंगे, तो क्या क्या बचेगा, बचेगा b में 2 और 8, तो b के वे अवयव आ गए यहाँ पर जो c में नहीं आ रहे हैं, तो ये हो गया b माइनस सी।
अब हमें चाहिए इसका पूरक समुच्चय, तो b माइनस सी हम कैसे निकालेंगे? b माइनस सी का पूरक हमें मिलेगा u में से हम घटा देंगे किसको? b माइनस सी को। अब b माइनस सी का मान 2 और 8 है, हम u में से 2 और 8 को हटा देंगे, 2 कट कर दीजिए, 8 कट कर दीजिए, बाकी क्या क्या बच गया उनको लिख लीजिए। 1 3 4 5 6 7 और 9, ये आपके पास मान आ जाएगा b माइनस सी पूरक समुच्चय का। दूसरे क्वेश्चन को देखें हम, तो कहता है इफ यानी u एक आपके पास समुच्चय दिया गया है सार्वत्रिक, तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। a का पूरक समुच्चय a दे रखा है, a b c है, तो a डैश क्या बनेगा? u में से a को हटा देंगे, तो u में से a b c को हटा दो, क्या बचेगा? d e f और g और h, ये आपके पास u माइनस a या कहें तो a डैश आ गया, पहला भाग है ये। दूसरे को देखें हम, तो इसमें डी ई एफ जी है, तो आप डी ई एफ जी को हटा दीजिए, तो आपके पास बी डैश आ जाएगा। यू में से बी यानी डी ई एफ जी को हटाना है, तो डी ई एफ जी हट जाएंगे, क्या क्या बच जाएगा? ए बी सी और एच। ऐसे ही हम तीसरा है सी डैश चाहिए हमको, तो सी डैश को कैलकुलेट कर लेंगे। U में से C के जो एलिमेंट्स हैं उनको हटा दो, A आ रहा है हटा देंगे, फिर B नहीं है तो B आ जाएगा, C आ रहा है उसे भी हटा देंगे, फिर D नहीं है तो D आ जाएगा, यहाँ E आ रहा है C में तो हटा देंगे E को, फिर आ जाएगा F नहीं आ रहा, आगे G आ रहा है, G को छोड़ देंगे, H नहीं आ रहा, तो ये आपके पास C डैश हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चौथे में क्या कह रहा है? D का पूरक समुच्चय चाहिए, तो U में से D को हटा दो, डी में है एफ जी एच और ए, तो लास्ट के 3 हैं और फर्स्ट का ए है, तो क्या बच गया? बी सी डी ई, तो यहाँ जाएगा बी सी डी और ई। देखो सारे पूरक समुच्चय हैं, सभी को यू में से घटा घटा के लिखना है, मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे शुरुआत के 2 निकाले हैं वैसे ही बाकी अन्य 2 भी हमने लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक समुच्चय लिखिए। फर्स्ट में कह रहा है कि x एक प्राकृत सम संख्या है। कैसी है? प्राकृत सम संख्या है। तो ये जो पहला समुच्चय है इसका पूरक समुच्चय निकालेंगे, किस में से घटाना है? सार्वत्रिक समुच्चय क्या मिला है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं किससे लिखते हैं हम? n से। तो n में से प्राकृत सम संख्याओं को हटाएंगे हम, तो क्या बचेंगे? विषम। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में क्या कह रहा है? x एक प्राकृत विषम संख्या है। तो पहले के लिए पूरक समुच्चय कौन सा बनेगा? दूसरा वाला बनेगा। चलिए अब उल्टी बात कर ले, हम सेकंड की बात करें तो कह रहा है x एक प्राकृत विषम संख्या है, तो इसका पूरक क्या होगा? यानी प्राकृत संख्याओं में से विषम संख्याएं हटा दो, वो उसका पूरक कहलाएगा। विषम संख्याओं को हटाएंगे तो क्या बन जाएंगी? सम बन जाएंगी। तो ये एक दूसरे के पूरक समुच्चय हैं, ठीक है। तो ये पहला, जब प्राकृत सम संख्याएं हैं तो पूरक समुच्चय विषम प्राकृत संख्या बन जाएगा, और जब विषम प्राकृत संख्याओं का पूरक समुच्चय पूछना हो तो क्या बन जाएगा? सम प्राकृत संख्या बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड, कह रहा है x संख्या 3 का एक धन गुणज है। x क्या है? संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो देखिए ये जो संख्या 3 है, 3 के गुणज का मतलब होता है 3 के पाड़े में आने वाली संख्या है, 3 6 9 12 15, तो ये सारे धन गुणज 3 की। हमें चाहिए इसका क्या? पूरक समुच्चय। तो तीसरे का जो पूरक समुच्चय होगा उसे u में से हम इसे हटाएंगे। u में से किसको घटाना है? 3 के गुणज को हमको हटाना है। तो बताओ क्या बचेगा आपके पास? क्या बचेगा? x और सच दैट x बिलोंग्स टू n, और क्या लिखेंगे हम? x 3 की गुणज संख्या नहीं है, तो x नॉट बिलोंग्स टू 3n, ऐसा भी कह सकता हूँ मैं, जहाँ n क्या है? n बिलोंग्स टू n, n प्राकृत संख्या है। तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएगी, यानी x है वो 3 की गुणज संख्या नहीं है, या फिर आप ये पूरी हिंदी लिख सकते हो ऐसे कैसे कि संख्या 3 का गुणज नहीं है, ठीक है। तो नॉट बिलोंग्स टू लिखा है मैंने, इसका मतलब x है वो 3 की गुणज नहीं है। ऐसे ही देखिए चौथे में कह रहा है x एक अभाज्य संख्या है, तो सेम ऐसे कैसे आपके पास ये चौथा भी हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम इसको कि इसका जो पूरक समुच्चय होगा उसे लिखा जा सकता है x सच दैट x प्राकृत संख्या है परंतु x एक अभाज्य संख्या नहीं है। x एक अभाज्य संख्या नहीं है,
ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है ये आपको लिखना है, मंझला कोष्ठक लगा के बंद कर देना है। ये क्या हो जाएगा, इसका पूरक समुच्चय हो जाएगा। ऐसे ही पांचवें को देखें हम, तो पांचवें में क्या कह रहा है, पांचवें में कहता है कि x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, और का अर्थ होता है गुणा, 3 और 5, इसका मतलब कितना हुआ, 3 गुणा 5 15, 15 से विभाजित होने वाली ये कोई संख्या है, तो इसके पूरक समुच्चय में क्या आएगा, 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं भाग शामिल नहीं होंगी, तो क्या हो जाएगा ये x सच दैट x कोई प्राकृत संख्या है परंतु x 15 से विभाजित नहीं होती है, या कह सकते हो 3 से विभाजित नहीं होती है या 5 से विभाजित नहीं होती है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। 15 को 3 से विभाजित नहीं होती है या 5 से विभाजित नहीं होती है, या फिर आप एक साथ लिख दो कि 15 से विभाजित नहीं होती है, तो मैंने 15 ही लिख दिया है, 3 और 5 को अलग लिखना पड़ेगा, तो 15 से विभाजित नहीं होती है, ऐसा हम इसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास पांचवें का हो जाएगा। छठे की बात करें तो x एक पूर्णवर्ग संख्या है, तो सेम क्या कर देंगे, x बिलोंग्स टू n और x पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे ही आगे नेक्स्ट वाली x एक पूर्ण घन संख्या है, तो यहाँ सेम आंसर होगा इसके पूरक के लिए, x एक क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, इस जगह पे हम लिख देंगे x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, बस सभी में एक जैसे आंसर हैं, पूरक समुच्चय लिखना है तो सेम एज इट इज लिखना है, बस लास्ट में लिखना है कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इस वाले में लिखेंगे तो x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, और x बिलोंग टू किस में, प्राकृत संख्या n में। आठवीं में देखो क्या कह रहा है, x और x प्लस 5 बराबर 8 एक समीकरण यानी कथन मिला है, तो x प्लस 5 बराबर 8 से x का मान कितना आएगा, तो x का मान आपको मिलेगा, 5 को घटा देंगे 8 में से तो 3 मिल जाएगा। तो ये जो आपके पास छठे क्वेश्चन में जो दिया गया समुच्चय है, उसको यदि मैं a लिखूं तो a का मान है आपके पास केवल एक एलिमेंट 3, तो a का पूरक समुच्चय क्या कहलाएगा, u का मतलब है प्राकृत संख्या n, और n में से हम a को हटा देंगे, यानी सभी प्राकृत संख्याओं में से किसको हटाना है, केवल a को, a का मतलब 3 को, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि x नॉट बिलोंग्स टू 3, या फिर n-3 आपके पास इसका मान हो जाएगा। ये शॉर्ट रूप में लिखा हुआ सही तरीका, आप इसी प्रकार से लिख लें। नेक्स्ट देखो आपके पास 9वां है, उस 9वें पे आप ध्यान दें, तो यहाँ से भी x की वैल्यूज़ निकाली जा सकती है, आप 5 का पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 9 - 5 यानी 4, तो x की वैल्यूज़ कितनी मिलेगी, हम 4 में 2 का भाग देंगे तो ये 2 मिल जाएगा, तो यहाँ भी x का एक अकेला मान है, तो पूरक समुच्चय क्या बनेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x नॉट बिलोंग्स टू 2, बस इतना ही लिखना है आपको कि x का मान 2 नहीं है, बाकी सभी प्राकृत संख्याएं, x बिलोंग्स टू n यानी सभी प्राकृत संख्याएं, ये आपके पास इसका पूरक समुच्चय आ जाएगा 9वें का, तो ये हो गया 9वें का पूरक समुच्चय। 10वें में देखो, 10वें में क्या कह रहा है कि x का जो मान है वो 7 के बराबर या उससे बड़ा है, 7 के बराबर या उससे बड़ी प्राकृत संख्या है, तो इसका जो पूरक समुच्चय बनेगा, यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए a कहूँ तो a डैश क्या होगा, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट n में से हम किसको हटा देंगे, इस a को हटा देंगे। a में क्या है, 7 के बराबर है उससे बड़ी संख्या है, तो प्राकृत संख्याओं में 7 के बराबर है उससे बड़ी संख्याएं तो हट जाएंगी, फिर कौन कौन सी बचेंगी, 1 2 3 4 5 और 6 तक बच जाएंगी। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो आंसर को। यदि ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो एक और भी तरीका है आपके पास, पहले तो इस चीज़ पे गौर कर लीजिए, ऐसा लिखा जा सकता है, a है वो 7 के बराबर है उससे बड़ी संख्याएं हैं, तो हम n प्राकृत संख्याओं में से 7 तक की बड़ी संख्याओं को छोड़ देंगे, बचेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो समुच्चय निर्माण रूप में होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x का जो मान है वो छोटा है 7 से, यहाँ कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ क्या आएगा, लेस देन, उसका विपरीत, और विपरीत ही होता है पूरक समुच्चय, बिल्कुल उल्टा करना है आपको, तो ये आपके पास पूरक हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप में। नेक्स्ट देखो 11वें में क्या कह रहा है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 2x + 1 ग्रेटर देन 9, यानी 2x प्लस में 1 का मान है वो किसके बराबर, 10 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे सरल करेंगे तो हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 9। ठीक है, और हम यूँ भी कह सकते हो x का मान है वो 9
9/2 से बड़ा है। 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो 4.5 से बड़ा है आपके पास x का मान। तो 4.5 से बड़ा क्या होगा भाई? 4.5 से बड़ा x क्या हो सकता है बताइए? और वो भी कैसा? प्राकृत संख्याओं में। तो प्राकृत संख्याओं में 4.5 से बड़ी संख्या 5 से शुरू होती हैं, तो 5 से बड़ी सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो ये जो सेट है, ये सेट आपके पास किस रूप में बन जाएगा? यदि मैं इसको a कहूँ तो ये a मेरे पास बनेगा, वो होगा 5, 4.5 से बड़ी संख्या है 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से आगे चलती रहेंगी। या फिर समुच्चय निर्माण रूप में लिखोगे तो x का मान है 5 के बराबर या उससे बड़ा है। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, x बिलोंग्स टू n। ये आपके पास क्या हो गई? इस समुच्चय को प्रदर्शित करने के दोनों तरीके लिख दिए हैं मैंने। अब हमें चाहिए इसका पूरक समुच्चय a डैश। तो a डैश क्या होगा? n में से हम इन सबको हटा देंगे। तो ये जो मान दे रखा है a का, हम उसको हटा देंगे। n का मान 5 के बराबर है, उससे बड़ा है, तो 5 से छोटा आ जाएगा a डैश में। अब 5 से छोटे क्या क्या होंगे? 1, 2, 3 और 4। यही 4 संख्याएं हैं, केवल प्राकृत संख्याएं, जो कि 5 से कैसी छोटी हैं, केवल 4 संख्याएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। चौथे प्रश्न में कहता है कि यदि u बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी एक यूनिवर्सल सेट है, और a 2, 4, 6, 8 सम संख्याओं के रूप में है, b 2, 5, 2, 3, 5, 7 है, तो सत्यापित कीजिए कि a यूनियन b डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। सबसे पहले हम a यूनियन b निकालना चाहेंगे। तो a यूनियन b क्या बनेगा? a या b के अवयव। a में क्या क्या है? 2, 4, 6, 8, और b में क्या क्या है? 2, 3। तो देखो 2 है, b में 3 आ रहा है, a में 4 आ रहा है, b में 5 आ रहा है, a में 6 आ रहा है, b में 7 आ रहा है, a में 8 आ रहा है। तो ये बन गया a यूनियन b। ठीक है, अब हमें चाहिए इसका पूरक। तो क्या बन जाएगा? a यूनियन b का पूरक। u में से हम किसको हटा देंगे? u में से हम हटा देंगे a यूनियन b को। तो क्या क्या आएगा? जो u लिखा हुआ है 1 से 9 तक की, उसमें से आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को हटा दो, तो 1 और 9 आ जाएगा। ये आपके पास a यूनियन b का सप्लीमेंट्री सेट हो गया। आप इसे नंबर 1 डाल सकते हो। फिर हम क्या करेंगे? a डैश कैलकुलेट करेंगे। a डैश क्या होगा भाई? a के वे अवयव जो u में नहीं, a के अवयव को u में से हटा देंगे। तो u में से a के एलिमेंट्स हटा दो, 2, 4, 6, 8, तो क्या क्या बचेंगे? 1, 3, 5, 7 और 9। सही है। और ऐसे ही हम निकालेंगे b डैश। b डैश में क्या क्या होगा? 2, 3, 5, 7 को u में से हटा देंगे। u में से 2 हटेगा, 1 रहेगा, 2 हट जाएगा, फिर 3 भी हट जाएगा, 4 बचेगा, उसके बाद 5 हट जाएगा, 6 बचेगा, 7 हट जाएगा, 8 बचेगा और 9 भी बचेगा। अब हम इन दोनों का निकालेंगे इंटरसेक्शन। तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश क्या बन जाएगा? a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इन दोनों में कॉमन देख लो, ये a डैश रहा, ये b डैश रहा। तो देखिए कॉमन क्या क्या है? 1 कॉमन है, इसके अलावा क्या कॉमन है? 9 भी कॉमन है, तो ये 9 भी आ जाएगा। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो आप इसे 2 डाल सकते हो। तो 1 और 2 क्या कहती हैं? a यूनियन b डैश, a यूनियन b का डैश। ठीक है, ये तो ये किसके साथ बराबर होगा? a डैश इंटरसेक्शन b डैश के। ये कहता है समीकरण 1 और 2। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें चाहिए पहले a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b, a और b में क्या उभयनिष्ठ है? देखो a और b में क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है बस, और कुछ कॉमन है? कुछ भी नहीं है, और केवल 2 कॉमन है। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b और इस पूरे का डैश क्या होगा? u में से घटा देंगे हम a इंटरसेक्शन b को, यानी 2 हटाना है केवल। तो 1 आ जाएगा, 3, 4, 5, ये चलते रहेंगे, लास्ट 9। ठीक है, ये आपके पास a इंटरसेक्शन b डैश हो गया है। आप इसे नंबर 1 डाल सकते हो। फिर वही a डैश और b डैश चाहिए। a डैश अभी पिछले बार भी निकाला था फर्स्ट पार्ट में। क्या होगा? सभी विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 और 9। और b डैश भी निकाला था हमने। क्या क्या हटाए थे? 2, 3, 5, 7। तो क्या क्या बचा था? 1 बच गया था, 4 बच गया था, और उसके बाद 6, 8 और 9 बचा था।
अब हम इन दोनों का क्या करना चाहेंगे, यूनियन। तो ए डैश यूनियन बी डैश हमको चाहिए, तो ऐड कर दीजिए दोनों को। एक दोनों में आ रहा है, उसके एक के बाद में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। इसके अलावा 9 भी है दोनों में, ठीक है। तो ये आपके पास मान आ गया, इसे 2 डाल लो। 1 और 2 को देखोगे तो दोनों सेम ही होंगे आपके पास। मैंने यहाँ लिखी नहीं है भाई पहले वाले में, आप यहाँ 6 7 8 ये भी लिख सकते हो, तो मैंने लिखी नहीं है, वो एक ही बात है। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन बी का डैश किसके साथ बराबर है, ए डैश यूनियन बी डैश के, ठीक है। ये सत्यापित हो गया है। 5वें प्रश्न को देखिए, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। पहला है ए यूनियन बी और उसका सप्लीमेंट्री यानी पूरक समुच्चय। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कहते हैं, एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट U होता है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट U। उसके बाद हमारे पास होते हैं 2 सेट A और B। ये सेट मान लीजिए A है और ये दूसरा सेट B है, ये O हो गया और ये क्या हो गया है, B हो गया है। तो ये यूनियन में क्या होगा, A के एलिमेंट्स या B के एलिमेंट्स। तो ये जो पूरा मैंने भाग छायांकित कर दिया है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, A यूनियन B को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हमें चाहिए इसका पूरक समुच्चय। पूरक क्या होता है, U में से आप जिस भाग को छायांकित कर रहे हो इस पूरे भाग को हटा दीजिए यानी काट दीजिए। यदि U आपके पास एक आयताकार पेपर है, उसमें से इन दोनों वृत्तों को काट दीजिए। और जब आप इन्हें काटोगे तो ये कैसे बनेंगे, तो उसमें से सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल सेट U काटेंगे तो क्या होगा, ये U है और इसमें से हम ये दोनों वृत्तों को काट देंगे तो क्या बन जाएगा, ये पहला सर्किल और ये दूसरा सर्किल, ये वाली जगह खाली हो जाएगी। फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा ये बाकी का भाग जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, छायांकित कर रहा हूँ। यानी दोनों सर्किल तो खाली हो जाएंगे और बाकी का हिस्सा जो बचेगा वो सारा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय। ए यूनियन बी का ये क्या है, पूरक समुच्चय, जिसमें ए यूनियन बी को छोड़ दिया गया है, बाकी को क्या कर दिया गया है, छायांकित कर दिया गया है। तो दोनों वृत्त खाली रहेंगे यानी ये हटा दिए गए, बाकी हिस्सा कंप्लीट ए यूनियन बी का सप्लीमेंट्री या कहें तो पूरक समुच्चय कहलाएगा। ये इसका वेन आरेख होगा। सेम ऐसे ही हम सेकंड वाले को हल करेंगे। सेकंड में कहता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखो ए डैश क्या होगा, ये हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट U है, ठीक है। इसमें ये बना हुआ है A और ये है B। हमें केवल ए डैश निकालना है। सबसे पहले हम केवल ए डैश की बात कर रहे हैं। तो ए डैश क्या होता है, यानी समुच्चय ए को छोड़ करके बाकी का कंप्लीट हिस्सा। तो मैं जो बाकी का कंप्लीट हिस्सा बच रहा है मैंने उसको इसी प्रकार से इसी ब्लू पेन से ही छायांकित कर दिया। यानी सर्किल O को छोड़, या A है, इस सर्किल A को छोड़ करके बाकी पूरे हिस्से को हमने छायांकित कर दिया है। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। और ऐसे ही हम B को रिप्रेजेंट करना चाहें तो यही यूनिवर्सल सेट U है हमारे पास और इसमें हम फिर से A और B को रिप्रेजेंट करें, पर इस बार हम क्या करेंगे, B को छोड़ देंगे। तो B को छोड़ देंगे तो बाकी जो हिस्सा है उसको हम क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। तो ये हमने इसको छायांकित कर दिया, कंप्लीट भाग जितना भी है ये पूरा क्या कहलाएगा, बी डैश कहलाएगा। अब हमें चाहिए दोनों का कॉमन भाग, जो यहाँ पे ब्लू में और जो यहाँ पे रेड में कॉमन भाग है, जिसमें लाइन ने खींची हैं, इनमें से दोनों का कॉमन भाग कौन सा होगा वो देखना है। दोनों में कौन कौन से भाग कॉमन है, ब्लू में और इस रेड में, वो पार्ट आपके पास क्या कहलाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। उभयनिष्ठ भाग निकालना है ए डैश और बी डैश का। तो कैसे बनाया जा सकता है, वही एक आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा जिसको हम U कहते हैं। अब देखिए यहाँ से ये जितना हिस्सा है ये और यहाँ पर भी ये दोनों व्रतों को छोड़ करके ये क्या है आपके पास, उभयनिष्ठ भाग है यहाँ पर। तो पहला व्रत और ये दूसरा व्रत यानी A और B हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी का जितना भी हिस्सा है वो आपके पास यहाँ पर कॉमन होगा दोनों ही डायग्रामों में। तो दोनों ही वेन आरेख में दोनों व्रतों के बाहर का हिस्सा कॉमन होगा। तो ये कहलाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। चलिए
अब ऐसे ही आपके पास थर्ड और फोर्थ हैं, जैसे वो थे उसके विपरीत ये हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। तो आप पहले इंटरसेक्शन बी को निकालेंगे। इंटरसेक्शन बी में आपके पास बीच वाला केवल भाग है वो छायांकित होगा, और उसके बाद हम उसका पूरक समुच्चय निकालेंगे। तो पूरक समुच्चय में बीच वाला हिस्सा छूट जाएगा, बाकी कंप्लीट है वो छायांकित हो जाएगा। यानी क्या बनेगा, ये एक सर्किल और ये दूसरा सर्किल है, तो केवल बीच वाला हिस्सा छूट जाएगा और बाकी हिस्सा है वो कंप्लीट छायांकित हो जाएगा। तो जो कॉमन भाग है वो छोटा सा भाग छूटेगा बीच बीच का, बाकी को हम छायांकित कर देंगे। ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक समुच्चय। ठीक है, ऐसे ही यहाँ फोर्थ पार्ट है, इसमें जैसे यहाँ बनाएगा ए डैश है, ये बी डैश है, इन दोनों में हमको क्या करना है, यूनियन। यूनियन का अर्थ होता है ए डैश या बी डैश। तो ए या बी के द्वारा ढका हुआ भाग क्या होगा, तो ए और बी के द्वारा ढका हुआ भाग सारा होगा, केवल बीच बीच के हिस्से हैं ये ढके हुए नहीं होंगे, जिनको मैंने ग्रीन कर दिया है, तो केवल ये हिस्सा बचेगा, यानी वो भी ऐसा ही बनेगा। तो दोनों इक्वल ही होंगे थर्ड और फोर्थ के बनने वाले। तो आप बना के जरूर देखेंगे उनको। छठे क्वेश्चन में कहता है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सातवें समुच्चय यू है। यू क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, कम से कम एक से नहीं तो दो कोण भी 60 डिग्री से भिन्न हो सकते हैं और 3 कोण भी हो सकते हैं। तो देखो एक कोण 60 से भिन्न का तो हो नहीं सकता कि एक कोण तो 60 से भिन्न का है और बाकी दो 60-60 के हो जाएंगे। यदि दो 60-60 के होंगे तो तीसरा अपने आप ही 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो दो कोण भिन्न हो सकते हैं या 3 कोण भिन्न हो सकते हैं। दो कोण भिन्न होंगे या फिर 3 कोण भिन्न होंगे, ऐसी कंडीशन में केवल एक ही प्रकार के त्रिभुज बच जाएंगे जब तीनों कोण कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो यू में तो सभी प्रकार के त्रिभुज हैं, ऑल टाइप के, यानी ऑल जितने भी ट्रायंगल्स होंगे वो यू में हैं। ठीक है, अब ए में क्या क्या है, ए में समबाहु त्रिभुज को छोड़ के बाकी सारे हैं, जिसमें 60 डिग्री के कोण बनते हैं वो सारे हैं। तो 60 डिग्री से भिन्न वाले सारे किस में हैं, ए में हैं। तो 60 डिग्री के समान वाले आपके पास सभी त्रिभुजों का कौन से समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय बनेगा। तो इस ए के लिए जो पूरक समुच्चय हम निकालेंगे वो u माइनस ए होगा, और उसमें क्या आएगा, u के वे अवयव आ जाएंगे जो a में नहीं है। a में कौन कौन से हैं, त्रिभुज वाले, समबाहु त्रिभुज वाले नहीं है, बाकी सारे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो u में से समबाहु त्रिभुज के अलावा वाले सारे हट जाएंगे, केवल समबाहु त्रिभुज बचेंगे। तो यहाँ पर x और क्या कहेगा, सच दैट x क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो यानी सप्लीमेंट्री सेट में केवल समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय बच जाएगा। ध्यान दे लेना, फिर से कह रहा हूं, केवल एक कोण तो भिन्न कभी हो नहीं सकता 60 से, दो होंगे या फिर तीनों के तीनों भिन्न होंगे। जब दो होंगे और तीनों भिन्न होंगे तो वो समबाहु नहीं होगा, समबाहु के अलावा वाले होंगे। तो समबाहु में तीनों कोण समान होते हैं, तो तीनों समबाहु त्रिभुज इस ए में बिलोंग नहीं करते। तो जब हम यू में से सभी त्रिभुजों में से इस ए को हटाएंगे तो आपके पास केवल समबाहु त्रिभुज वाला समुच्चय बच जाएगा। ठीक है, सातवें क्वेश्चन पे देखिए, कहता है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए निम्न रिक्त स्थानों को भरिए। ए यूनियन ए डैश क्या है, ए और उसका पूरक समुच्चय ए डैश। ये हमारे पास पीछे पढ़ के आए हैं हम इसको। सर्वनिष्ठ क्या है, नियम है, जो कि किसके रूप में आएगा, यूनिवर्सल सेट यू के रूप में आएगा। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय यू बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ए और ए डैश है, उन दोनों के सभी को मिला करके क्या बनता है, यू बनता है। भाई ए डैश क्या होता है, ए डैश होता है यू माइनस ए। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ए या ए डैश ये किसके बराबर होगा, यू के बराबर होगा। तो फर्स्ट में आएगा यूनिवर्सल सेट यू। सेकंड फाई डैश किसके बराबर होता है, पीछे बता के आए हैं हम, फाई डैश किसके बराबर होता है, यू के बराबर होता है। ठीक है, फाई डैश को क्या कहते हैं भाई, यू कहते हैं। तो यू इंटरसेक्शन ए, तो u इंटरसेक्शन ए निकालना है आपको सेकंड पार्ट में। तो u और a में क्या कॉमन आएगा, जो भी आपके पास सबसेट होगा, सबसेट यानी a, तो यहाँ पर मान क्या आएगा, a। ये तो पढ़ के आए हैं हम। ठीक है, सबसेटों के रूप में इंटरसेक्शन का या कहें तो सर्वनिष्ठ का नियम है हमारे पास ही, u इंटरसेक्शन a इक्वल टू a होता है। सेकंड वाले थर्ड पार्ट पे आ जाओ, a इंटरसेक्शन a डैश, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा, a और a डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये फाई होगा। ये भी नियम है, आपको लिखवा चुके हैं हम पीछे। यू डैश का अर्थ होता है फाई,
और इंटरसेक्शन ए, अब देखो पता है फाई सभी का समुच्चय होता है, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा। तो सेकंड और फोर्थ तो दोनों सेम ही पैटर्न के हैं, ये दोनों ही सर्वनिष्ठ के गुणधर्मों में हमारे पास आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपके पास मान फाई होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज पूरी होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय।